तो ट्रेडर्स हॉटलाइन में एक बार फिर स्वागत है और आपके बहुत सारे सवाल जवाब लिए जाएंगे और इसके लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सर्वेंद्र श्रीवास्तव। मार्केट में दमदार तेज़ी है और निफ्टी भी लगभग अब 80 पॉइंट की मजबूती के साथ ऊपर कामकाज कर रहा है, लेकिन मिड कैप में ज़बरदस्त तेज़ी है। 400 पॉइंट की रैली बनती हुई दिख रही है। एडवांस डिक्लाइन 1:3 का है, यानी 3 बढ़ने वालों के सामने 1 गिरने वाला शेयर है। सर्वेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो मार्केट पर आप बताइए, निफ्टी में क्या करना है इस समय? लॉन्ग करना है क्या? बहुत बहुत नमस्कार नीरज जी। नया हफ्ता और नया क्वार्टर और नया आधा साल। आई थिंक अब ये जो हम आज हाफ ईयरली नया साल चालू कर रहे हैं, आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे लोगों को ये समझना कि भाई देखिए, इवन ईयर्स की जो साइकिल की हम जब साल के स्टार्ट में बात करते थे तो थर्ड क्वार्टर्स में यूजुअली गिरावटें नहीं आई हैं। आप हिस्टोरिकली लास्ट 40-44 साल का डेटा देखेंगे तो थर्ड क्वार्टर यूजुअली थोड़ा पॉजिटिव होना चाहिए, ऐसा मेरा भी मानना है कि बहुत ज्यादा इसमें गिरावटें हिस्टोरिकली नहीं आई हैं। बट थॉट यही है कि अब आपको रेंजेस में खेलना पड़ेगा, क्योंकि वापस अब एक एक महीने पे आप एनालाइज करके रेंजेस में खेलेंगे, क्योंकि मार्केट थोड़ा ओवरबॉट है और दोनों निफ्टी बैंक निफ्टी के टारगेट्स जो लगे थे कि आने चाहिए इलेक्शन के बाद, वो आ गए हैं। तो मुझे अब लगता है कि निफ्टी को जो सपोर्ट्स आ रहे हैं वो तकरीबन 23,500 के आसपास, 23,500 23,700 जो है वो इमीडिएट सपोर्ट एरिया निफ्टी के लिए हो जाएगा। उनकी तरफ जब मैंने बोला 100-200 पॉइंट की कोई गिरावट आती है तो रिवॉर्ड्स बढ़िया हो जाते हैं, वहां पे बेहतर हो जाते हैं, आप लेंगे। अब ऊपर में लगता है कि जो हमने पहले 24,100 के टारगेट सोचे थे, पॉसिबली उनमें एक्सटेंशन हैं, तो मुझे लग रहा है कि भाई 24,400 24,500 तक की भी जगह खुली हुई है। बट फिलहाल आप उस रेंज के बीचों बीच चल रहे हैं, तो रिस्क रिवॉर्ड अब आपको यहाँ ये नहीं रहेगा कि आप इमीडिएटली यहाँ से बाय करें। बट ये 100-150 पॉइंट का गिरावट आए और रिस्क रिवॉर्ड पॉजिटिव हो जाए तो 23,500 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के आप 24,400 24,500 के ट्रेड्स के लिए बिल्कुल आई थिंक पोजिशन बनाई जा सकती हैं। रुझान जैसे मैंने बोला पॉजिटिव है और थर्ड क्वार्टर में यूजुअली बाजार गिरता नहीं है। तो अब यहाँ से अब जो भी हम सोचेंगे वो आई थिंक टुवर्ड सितंबर एंड अक्टूबर में आप सोचेंगे कि बाजार में क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। और अब आई थिंक बजट भी आने वाला है, तो वही एक अननोन इवेंट है। बाजार को तो अच्छा लगता है, बट आई थिंक वही एक अननोन रहेगा मार्केट के लिए। अगर उसमें कुछ आया नहीं खराब बाजार के लिए, तो आई थिंक बाजार यहाँ से चलने चाहिए। बाजार यहाँ से चलने चाहिए। चलिए फटाफट दर्शकों की तरफ चलते हैं। इंतजार कर रहे होंगे लोग बहुत सारे हमारे साथ बातचीत करने के लिए। पहला सवाल है चरण सिंह का, गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़े हैं। चरण सिंह जी नमस्कार सर, बताइए। नमस्कार सर जी सर, एक टीसीआई सॉरी एक्सप्रेस वो लेना था और एक ये ले चुका हूँ कैम्प्लास्ट 652.50 शेयर। टीसीआई एक्सप्रेस लेना है? जी सर। और कैम्प्लास्ट आप ले चुके हैं 100 शेयर 652 के भाव पर? जी सर। ओके, बताइए सर्वेंद्र जी, कैम्प्लास्ट सनमार बहुत पुरानी लिस्टिंग नहीं, लेकिन जितना चार्ट है उस पर जो भी बन पड़े। जी देखिए, जो ये ले चुके हैं, जो ये बोल रहे हैं कि भाई मैं ले चुका हूं, वहां तो देखिए थॉट यही है कि जब जहां से लिस्टिंग है वहां से कंसोलिडेशन गिरने के बाद अभी कंसोलिडेशन का जोन लास्ट 2-2.5 साल से चल रहा है। तकरीबन 400 से लेके 500 550 के बीच में वो रेंज बनी हुई है। 550 के ऊपर अभी तक डिसाइसिव बंद नहीं आया था और नहीं आया है। बट आई थिंक ये जो गया हमारा जो मंथ का क्लोज है वो ऑलमोस्ट उसी रेंज में। तो 550 का डेली में मेरे ख्याल से 1-2 दिन इनको अब इसको बंद देना पड़ेगा। 550 के ऊपर 1 या 2 दिन थोड़ा बंद आ जाए तो कंफर्टेबल हो जाए कि हाँ ऊपर के सेटअप्स यहाँ खुल रहे हैं। बट आई थिंक स्टॉक का जहर निकल चुका है, ट्रेड में ये बने हैं, तो मेरे हिसाब से इनको ट्रेड में यहाँ पे बने रहना चाहिए। और जैसे मैंने बोला डेटा कम है तो फिलहाल बने रहें, ब्रेकआउट्स का वेट करें और फिर तब कहीं अगर ऐड करने का मन करे तो ऐड करें। करने का मन करे तो ऐड करें। आज आईटी में बड़ी तेज़ी, अभी वीरेंद्र कह रहे थे कि शाम तक मुझे ऐसे ही चाहिए, ऊपर नीचे बिल्कुल नहीं आना चाहिए। तो इस वक्त जो टॉप गेनर है फ्यूचर्स में वो है परसिस्टेंट सिस्टम्स, 4% ऊपर है 4424 पे। सर्वेंद्र जी कैसा लगता है आपको परसिस्टेंट? देखिए, वीरेंद्र जी को बोलना पड़ेगा कि बैटन तो हमने उनको दिया, बैटन तो हम इस शो पे दे ही रहे हैं कि निफ्टी आईटी जो है लास्ट जितने भी शोज कर रहे हैं उसमें यही बोल रहे हैं कि भाई डिफेंसिव में निफ्टी आईटी एफएमसीजी और फार्मा में आपको सिलेक्टिव प्ले करने, और आईटी एज अ ब्रॉड बास्केट अच्छा लग रहा है क्योंकि काफी अंडर परफॉर्म कर चुका है ये स्पेस। तो मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं है। आई थिंक बाजार को अब संभालने में, जब रिलायंस ने अपना साथ दे दिया, एचडीएफसी बैंक ने अपना, बैंकिंग ने दे दिया, रिलायंस ने दे दिया, सबने अपना अपना रोल अदा कर दिया है अभी तक। जो एक बड़ी स्पेस जो अभी तक बाकी है और जो बाकी थी और जिसमें और पोटेंशियल पॉसिबली रहेगा, वो मुझे लगता है कि आईटी है। और लास्ट 2-3 दिन से वो सारे सेटअप्स बढ़िया बन रहे हैं। तो आई थिंक लास्ट शो में भी हमने यही बोला था कि भाई बिल्कुल छोटे आईटी और बड़े आईटी नामों में दोनों में आई थिंक खरीदारी बनती है और सेटअप अच्छे लग रहे हैं। तो परसिस्टेंट में भी मुझे लगता है कि एक जो इनिशियली हमने 2-3 दिन पहले टारगेट सोचे थे उनके आसपास पहुंच गया, बट मुझे लगता है कि
4550 के भी टारगेट्स और यहाँ पे नेक्स्ट 2 दिन में और पेंडिंग है, आ सकते हैं। तो जिनके पास ट्रेड्स है वो बने रहे, पॉसिबली नए रिस्क रिवॉर्ड नहीं निकल रहे, क्योंकि 3 दिन में बहुत भाग गया है। 4000 वाला 10% से ज्यादा भाग गया है ऑलमोस्ट। तो बने रहे ट्रेड में जिनके पास है, उसमें ट्रेड में बने रहे। राधा कृष्ण जी हमारे साथ जुड़े क्या हैदराबाद से? राधा कृष्ण नीरज जी नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार नीरज जी। जी सर मेरा हैप्पीएस्ट माइंड्स में मैंने निवेश किया था, 82 शेयर्स लिया था 8836 के भाव पे। रिसेंटली गिरावट आया था तो हमने इस पे खरीदारी की थी। तो इसमें आपकी सलाह के इंतजार है सर। जी, तो सरवेन जी एक और हैप्पीएस्ट माइंड। देखिए इसमें गैप आया, कुछ जो डेवलपमेंट्स हुए उसके बाद ये जो गैप है वो एक बेरिश गैप एरिया बन गया है। तकरीबन 900 के आसपास वो गैप है और नीचे में तकरीबन 850। आई थिंक लंबी अवधि के इसके जो सेटअप्स चल रहे हैं वो तकरीबन जो एवरेज चल रहे हैं वो तकरीबन 850 के आसपास चल रहे हैं। ओवरऑल यहाँ पे भी मैं यही मान के चलूंगा, लास्ट 2-2.5 साल में बहुत पिसाई हुई है, जहर निकला है। तो अब इसको चलना तो चाहिए, मेरा भी यही मानना है कि चलना चाहिए। तो आई थिंक अगर लिया है ट्रेड्स तो ट्रेड्स में बने रहे। मुझे लगता है कहीं 800 रुपए के नीचे एक स्टॉप लॉस रखना चाहे, जो नई पोजीशन उन्होंने दोबारा एवरेज की है उसमें कहीं चाहे तो 800 रुपए के नीचे एक स्टॉप लॉस लगा के चलना चाहे तो चले। आई थिंक जब तक उसके ऊपर बना हुआ है रुझान यहाँ पे पॉजिटिव रहना चाहिए। रुझान पॉजिटिव रहना चाहिए। और हमने और सरविंद ने हमेशा ये बात आप लोगों को बताई है कि किसी भी शेयर के प्रति या किसी सेक्टर के प्रति आलोचना या बुराई का भाव मत रखिए। वो हफ्ते 10 दिन में पलट के चलता है तो फिर आपको समझ में नहीं आता कि क्या बोलें। आईटी को इतना बुराई कर रहे थे, देखिए आपके सामने। एचडीएफसी बैंक की इतनी बुराई कर रहे थे, देखिए आपके सामने। रिलायंस की लोग कह रहे थे कि बिल्कुल नहीं चल रहा, वो आपके सामने। तो इस वक्त का बाज़ार बहुत ही डिफरेंट है। ऐसे डिफरेंट बाज़ार में सरवेन जी जुड़िएगा, आप हमारे साथ रहिएगा, जाइएगा मत कहीं। एक ऐसे मेहमान से आपकी मुलाकात कराते हैं जो किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आज उनका दिन खास है। आज हम बातचीत करेंगे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के दिग्गज सुनील सुब्रमण्यम जी से। सुनील जी ने कल यानी 30 जून को सुंदरम एएमसी, सुंदरम एसेट मैनेजमेंट कंपनी से अपने लगभग 19 साल के लंबे प्रोफेशनल सफ़र को अलविदा कह दिया, यानी वहाँ से रिटायरमेंट हुआ। इनके कार्यकाल में यानी पूरे 19 साल के दौरान जो सुंदरम एएमसी था उसने ज़बरदस्त ग्रोथ देखी है। और इनके सफ़र में एक निवेशक क्या सीख सकता है, कैसे उन्होंने किया, ये सब हम उनसे पूछेंगे। लेकिन पहले देखिए आप, उनके कार्यकाल के दौरान 21% का CAGR, ये बहुत कमेंडेबल है। जनरली हम लोग कहते हैं हमारे म्यूचुअल फंड 12-15% देते हैं, उससे भी ज़्यादा 21% का CAGR। आप सोचिए कितना पैसा बना होगा। सुनील सर हमेशा आवाज़ के साथ दशकों से जुड़े हैं, आप लोगों के सवालों के जवाब देते थे, हमारे सवालों के जवाब देते थे। और एक सबसे ख़ास बात सुनील जी की ये थी कि आवाज़ अड्डा वीकेंड स्पेशल के गेस्ट जब होते थे तो हमें ये नहीं सोचना होता था कि इनसे मैं ये सवाल पूछूं कि ना पूछूं, क्योंकि बहुत सारे फंड मैनेजर्स बड़ा संकोच करते हैं बोलने में। सर बहुत खुल के बोलते थे। तो ये जो सफ़र है ना, ये सिर्फ एक अल्प विराम है और हर एक की लाइफ में ऐसा आता है। इसके बाद से एक नई जर्नी शुरू करेंगे सुनील जी। सुनील सर आपका बहुत स्वागत, और तमाम दर्शक इन्वेस्टर की तरफ से आपको बहुत शुक्रिया कि आपने उनकी वेल्थ बनाई, उनको सिखाया। और मेरे पास सवाल नहीं, आज आपको बोलना है। सर बताइए क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू नीरज जी। फर्स्ट ऑफ ऑल धन्यवाद, आपने इतने दिन से मुझे भी अपने चैनल में आमंत्रित किया और मेरे जो थॉट प्रोसेस है जो मार्केट के बारे में, इन्वेस्टिंग के बारे में, उसके पब्लिक के लिए एक जानकारी। क्योंकि मैं एक प्रिंसिपल होता है, जापानी प्रिंसिपल, जिसमें कहते हैं कि आपके जो काम है, लाइफ एक ही लाइफ है, गाय वर्थ है। तो आपका लाइफ का वर्थ कैसे किया जाता सकता है कि उसका अनुमान एक, आप जिस चीज पे आप बहुत बढ़िया एक्सपर्ट या काम कर रहे हो, ग्रेट एट वर्क। सेकेंड चीज होती है कि आप उसको फाइनेंशियली कॉम्पनसेट कर रहे हो, बिकॉज अल्टीमेटली आपने कुछ कमाया नहीं तो आपकी फैमिली, आपकी फ्यूचर, आपकी पोस्ट वर्क लाइफ में आप कैसे मैनेज करोगे, वो एक खास बात है। तो जनरली आप जो काम अच्छा कर रहे हो उसके लिए क्या आपको एडिक्वेट कॉम्पेंसेशन मिल रहा है, ये बात जाननी है। तीसरी बात है कि जो काम आप करते हो क्या उसको दिलचस्पी है, डू यू लव व्हाट यू डू, राइट। तो ये 3 मेरे जिंदगी में मेरे लिए एक बहुत अच्छी स्थिति बनी है कि ये तीनों ऑलवेज मेरे काम आए हैं। कि जो भी काम मैं करता आ रहा हूँ उसमें मैं समझता हूँ कि मेरी बात काम अच्छी थी। दूसरी बात थी कि मुझे तो
फाइनेंशियली मैंने कुछ फिक्र नहीं करने की जरूरत नहीं थी, और आई लव्ड माय वर्क। जो मेरी पैशन में जो भी आता उसमें सामने दिखता है। मगर इसमें चौथा होता है इकिगाई में कि डज द वर्ल्ड नीड योर सर्विसेज, डज द वर्ल्ड नीड इट। अब मेरा मानना है कि जरूर जो आवाज चैनल के जरिए, मीडिया के जरिए जो भी मैं बात कर रहा था, उसमें मैं कंट्रीब्यूट कर रहा था एक इंडस्ट्री की ग्रोथ के ऊपर, एक इन्वेस्टर की अवेयरनेस और एजुकेशन को इम्प्रूव करना। ये जरूर मैंने सोचा कि मैं कुछ कर रहा हूं, मगर अब आने वाली जिंदगी में उसका शेयर मैं बढ़ाना चाहता हूं। कि यानी इंडस्ट्री, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, स्टॉक मार्केट ने मेरे लिए इतना मेरे भविष्य को अच्छा किया है, मेरी फैमिली को एक अच्छी जिंदगी दी है, और उसको मैं वापस एज ए सर्विस टू सोसाइटी देना चाहता हूं। इसलिए मेरी फोकस आने वाले दिन में होगी कि ये जो मेरी 20 साल की एक्सपीरियंस इस इंडस्ट्री में है, उसके पहले मैं 20 साल बैंकिंग में था, इसलिए मेरे को समझ है फाइनेंशियल सर्विसेज का 40 साल, और उसका मैं उपयोग करूं कि फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल इंक्लूजन और जो इन्वेस्टर अवेयरनेस और एजुकेशन, क्योंकि आपने कहा कि 21% पर एनम रिटर्न मेरी लाइफ टर्म में हुआ है, हमारी फंड हाउस की ग्रोथ में नेचुरली इन्वेस्टर्स की बेनिफिट और भलाई हुई है। मगर इंडस्ट्री का भी, इवन सेंसेक्स, निफ्टी इसी टाइम फ्रेम में उन्होंने 12, 13, 14% पर एनम रिटर्न दिलवाया है। बट इतना कंसिस्टेंट रिटर्न दिलवाने के बाद भी आज 144 करोड़ की आबादी के अंदर 5 करोड़ भी म्यूचुअल फंड के निवेशक नहीं हैं। 8 करोड़ लोग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, यानी उनकी जो एक गैम्बलिंग की इंस्टिंक्ट होती है उसके लिए एक आउटलेट है जी। मगर फ्यूचर सेविंग्स के लिए ये रिटर्न जो हमारी मार्केट, हमारी इंडस्ट्री ने दिलवाया है, उसका मेरा मानना है कि हमने भरपूर फायदा नहीं उठाया इन टर्म्स ऑफ गेटिंग मोर एंड मोर कस्टमर इनटू दिस इंडस्ट्री, बिकॉज उनकी भी भलाई है, ऑफ कोर्स इंडस्ट्री की भलाई है और देश की भलाई है, क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट इज फाइनेंसिंग दी देश की ग्रोथ। जितनी ज्यादा रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ सकता है उतना देश के फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए अच्छी बात होगी। तो मेरी कोशिश ये होने वाली है कि मैं अपना जो वर्ल्ड नीड्स इट उस क्षेत्र में अपने जो एक्सपीरियंस, स्किल्स और एक्सपर्टीज है उसको मैं इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ। सुनील सर कितना अपने काम के प्रति समर्पित थे, इसका एक अंदाज़ा मैं आपको देता हूँ। 30 जून लास्ट डे था, उससे पहले एक फंड भी लॉन्च हुआ था, तो मुझे आवाज़ अड्डा के लिए कोशिश मैं लगातार कर रहा था, सर टाइम नहीं दे रहे थे क्योंकि वो रोड शोज़ कर रहे थे। रिटायरमेंट से एक हफ्ते पहले तक इतने डेडिकेशन के साथ सुनील सर काम कर रहे थे, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि अपना काम सबसे पहले होता है, तो वो एक डेडिकेशन था। सुनील सर एक छोटा सवाल था, आपने तो अपर सर्किट, लोअर सर्किट और कोरोना वाला भयानक दौर सब देखा, कभी आपको ऐसा लगा बहुत कि फीलिंग्स अलग तरीके से रही हो मार्केट में, जिस समय आपको बहुत डर लगा हो या बहुत स्ट्रेंथ आई हो? कुछ शेयर करिए हमारे दर्शकों के साथ। देखिए, मैं मानता हूं क्योंकि 20 साल में हमने ये वाली कोविड की क्राइसिस छोड़िए, जीएफसी का क्राइसिस जो था, उसके पहले 6 महीने में सेंसेक्स का 14,000 से 21,000, 50% बढ़ा 6 महीने में, और फिर 21,000 से सीधे 8,000, यानी 33% डाउन। तो ये जो फर्स्ट टाइम मैंने एक्सपीरियंस किया था ये वाली जो क्राइसिस, तब जरूर मेरे मन में एक डाउट आई थी, अरे यार ये ऐसा वर्ल्ड के जो फाइनेंशियल क्राइसिस का इंडियन मार्केट में इतना एक हलचल मचा हुआ है, कैसा है। मगर वो एक लर्निंग था, बिकॉज वो 3 साल जब मैंने इंडस्ट्री में ज्वाइन किया था 3 साल ही हुए थे, बट उससे लर्निंग, उसके बाद वाली जो भी झटके आई हैं और जो भी हाई आई है, मुझे फोकस था कि लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए हर शॉर्ट टर्म करेक्शन एक खरीदने का मौका रहता है। प्रॉब्लम क्या होता है कि लोग स्टॉक को चुन के खरीदते हैं, वो स्टॉक जो गिरते हैं शायद वो बढ़ते नहीं है, इसलिए वो फायदा नहीं उठा पाते हैं। वहीं पे मुझे डाइवर्सिफिकेशन का जो खास चीज है, एक्सपर्टीज का खास चीज, वो सामने आया कि अगर हम डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में निवेश करते हैं तो हर करेक्शन में आपको फायदा ही फायदा होता है। और खुशी की बात यह है कि तब से लेकर आज तक जो एसआईपी के जरिए जो बढ़त हुई है, हमारी इंडस्ट्री ने जो किया है, वो ऑटोमेटिकली ये रुपए कॉस्ट एवरेजिंग, यानी हर करेक्शन में ज्यादा यूनिट खरीदना, एक बहुत बहुत बढ़िया काम हमने किया है कि देश के व्यक्तियों को जो निवेश करना चाह रहे हैं उनको इस अप एंड डाउन जर्नी के अंदर एक स्मूदर रास्ता, तो मैं कहूंगा कि ये आगे बढ़ाना चाहिए। और मेरी बड़ी लर्निंग यही हुई है कि जब मैं एफआईएस को स्टडी कर रहा हूँ, राइट, मैं देखता हूँ कि हेज फंड्स ना वो बहुत
हॉट ट्रिगर होते हैं, देखते हैं कि तेल का दाम बढ़ता है तो पैसा निकलते हैं फिर डालते हैं। पर सॉवरेन वेल्थ फंड और बाहर के पेंशन और इंश्योरेंस फंड, उनको मैंने ट्रैक किया, तो हर बार जब इंडियन मार्केट में करेक्शन आया है किसी भी वजह से, उन्होंने खरीदारी की है कंसिस्टेंटली। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी लर्निंग है कि एज लॉन्ग एज आपकी दिशा एक लॉन्ग टर्म के जरिए हो, तो आपको हर करेक्शन किसी भी कारण के लिए हो, एज लॉन्ग एज देश का भविष्य आपको अच्छा दिख रहा है, और उसमें कोई दिक्कत मुझे नहीं दिख रही है, क्योंकि देश का जो एक पॉपुलेशन का एडवांटेज अगले 20 साल तक हमारे काम आने वाला है। तो मेरे लिए सबसे बड़ी लर्निंग है कि आप फोकस डाइवर्सिफिकेशन पे रखिए और लॉन्ग टर्म पे रखिए, ये दोनों चीज काफी है आपको वेल्थ क्रिएट करने के लिए। तो वेल्थ क्रिएट करने के लिए कंसिस्टेंसी, अपने मेहनत का 200% लगाइए। देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि आखिरी दिन तक काम कर रहे थे, मौका मिले तो उसको करिए और बने रहिए। युद्ध जीतने के लिए युद्ध के मैदान में बने रहना ज़रूरी होता है, जो भी उन्होंने बताया कि जब भी गिरा है उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया है। सरवेंद्र जी, आपके साथ भी कई सारे शोज़ किए हैं, क्या आप उनको कहना चाहते हैं, कुछ उनसे पूछना चाहते हैं सुनील जी से? नहीं, देखिए, बहुत अब वो इस पे गाना याद है कि जाने कहाँ गए वो दिन। कोविड के पहले हम स्टूडियोज में मिलते थे, बहुत सारे शोज किए हैं। हमारी शैलियां अलग है, वो फंडामेंटल वाले हैं, हम टेक्निकल है, बट थॉट प्रोसेस सेम ही है। देखिए, मैं भी आज तक ये 20-25 साल से कर पा रहा हूँ क्योंकि ये पैशन है, इसको हम अपना हॉबी और पैशन समझ के करते हैं। तो 16-16 घंटे कभी कभी स्क्रीन देख लेते हैं। गोल्ड सिल्वर में अगर कुछ किया हुआ है तो कॉमिक्स के भी रात के भी कोट्स देखने पड़ते हैं। तो कभी भी ऐसा नहीं लगता है कि कुछ एहसान कर रहे हैं किसी के ऊपर। ऐसा लगता है कि बस अपनी हॉबी है और अपना पैशन है तो उसको करते जा रहे हैं। तो वहां पे हमारी एकदम सिमिलर समानताएं मिलती हैं। हम दोनों के नाम भी इनिशियल सेम है, एसएस, उनका भी एसएस, हमारा भी एसएस। तो आई थिंक उनसे एक जुड़ाव भी है। बट यस, मैंने जैसे बोला कि बहुत मजा आता था उनके साथ शोज करने में, लेकिन अब इसी बात में मैं ये बोलूंगा कि थोड़ा स्टूडियोज में भी बुलाइए। महीने में 1-2 शोज एटलीस्ट स्टूडियो से भी अब करने चाहिए। कोविड को जाके बहुत टाइम हो गया है। जी हाँ, बिल्कुल मिलेंगे। और अब तो मुझे लगता है सुनील जी अब हमको ज़्यादा समय दे पाएंगे क्योंकि अब उतनी औपचारिक बंदिशें नहीं होगी। सुनील सर, लास्टली तो यहाँ से आगे की जर्नी के बारे में, मतलब इन्वेस्टर एजुकेशन में या कुछ और, क्या अभी कुछ प्लान किया, अभी सोच रहे हैं? मैं सोच रहा हूँ, बट ब्रॉडली मेरा इन्वेस्टर एजुकेशन और अवेयरनेस को इम्प्रूव करने पे ही मेरी ध्यान होगी। और डिस्ट्रीब्यूटर्स का एक बहुत बड़ा हाथ होता है इसमें। मैं देख रहा हूँ कि जो इंडिविजुअल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं ना, उनको भी गाइडेंस देने की जरूरत है, बिकॉज अल्टीमेटली रीच टू द कॉमन मैन एक डिस्ट्रीब्यूशन कम्युनिटी के थ्रू ही हो सकता है। इसलिए मुझे, अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटर्स की एजुकेशन को इम्प्रूव करूं, उनको नॉलेज, मार्केट की नॉलेज, इकोनॉमी की नॉलेज, ये मेरी एक खास स्ट्रेंथ रही है, हाउ टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक टर्म्स और मार्केट टर्म्स एंड एक्सप्लेन इट। ये जो मेरे लिए ऊपर वाले ने दिया है एक स्ट्रेंथ मेरी, कि बहुत कॉम्प्लेक्स शब्द जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, जार्गन होते हैं, उसको मैं डी जार्गनाइज करके सिंपल तरीके से बताने की जो एक क्षमता मुझ में है, उसको इस्तेमाल करके मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशंस को एम्पावर करना चाह रहा हूं, ताकि वो रीच आउट करे 1000-100 इन्वेस्टर्स को। कि एक इंडिविजुअल से मैं मिलियंस ऑफ लोग से मिलना बहुत, दो ऑफ कोर्स मीडिया आपकी जैसे चैनल डायरेक्ट रीच आउट भी करती है, मगर डिस्ट्रीब्यूटर्स का नॉलेज अगर इंप्रूव करूं तो मल्टीप्लायर इफेक्ट ज्यादा बनेगा। वो एक चीज मैं ज्यादा ध्यान देना चाह रहा हूँ। सेकंड, मेरे लिए एक और चीज है कि ये गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग ना, बहुत से लोग क्या होते हैं कि जब मार्केट बढ़ती है तभी पैसा डालते हैं पास्ट रिटर्न्स को देखकर, और उनको ये नहीं पता होता है कि कब निकाले पैसा, क्योंकि वो अच्छे दिन में आते हैं और जब बुरे दिन आते हैं तो चुप बैठते हैं और अगले अच्छे दिन के लिए वेट करते हैं। तो मेरे लिए एक चीज जो मैंने सीखा है, जो मैं सबको सिखाना चाह रहा हूं, कि आपकी फाइनेंशियल प्लान बनाना जरूरी है, आपकी रिस्क एपिटाइट को समझना जरूरी है, और आपको हर निवेश जो करते हैं आप, शॉर्ट टर्म 1 साल 2 साल के लिए या लॉन्ग टर्म 5-10 साल के लिए, आपको एक गोल रखना चाहिए, ताकि जब वो गोल आसपास आ जाए तब आप पैसा निकालें और उसका फायदा उठाएं। चाहे आपकी बीवी की 25वीं सालगिरह या 50वीं सालगिरह हो, चाहे आपके वेडिंग एनिवर्सरी हो 25वां, कहीं पे जाएं छुट्टी पर, कुछ करिए। तो वो जो मार्केट जब अच्छी करती है ना, उसका पेपर में एनएवी के इंप्रूवमेंट, स्टॉक प्राइस के इंप्रूवमेंट से सब खुश होते हैं और नाराज भी हो जाते हैं। अगर उसको बाहर निकाल के एक वेल्थ क्रिएशन का रियल इम्पैक्ट आप उसको महसूस करें, तो ये लोगों को सिखाना कि भैया मार्केट इज अ टूल जी टू इम्प्रूव योर लाइफ, मगर वो इम्प्रूवमेंट आप
जस्ट स्टॉक मार्केट की वैल्यू अप्रिसिएशन से अपना खुशी या गम की सिचुएशन में मत जाइए। आपको उसको रियल टर्म्स में उसको कन्वर्ट कीजिए और एंजॉय कीजिए, तभी आपका भरोसा और आपकी कॉन्फिडेंस और भी बढ़ेगी। तो ये मेरी एक कोशिश होगी, वो किस तरह से, किस मोडालिटी से करूंगा, मैं अगले महीना 2-3 महीने में मैं कुछ फॉर्म्स करके उसको प्लान में करूंगा। पहले मेरी जो मेरी डॉटर के जो ग्रैंडसन्स पोते मुझे मिले हैं, उनके साथ मैं टाइम बिता नहीं पाया। थोड़ा बहुत मैं सिंगापुर में जाके उनके साथ टाइम भी स्पेंड करूँ, तो फैमिली को भी थोड़ा टाइम दूंगा जी। और मेरी इंडस्ट्री की भी थोड़ी टाइम मैं दूंगा। ऑफ कोर्स आपके लिए तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल, जब भी आप बुलाइए मैं आमंत्रित हो जाऊंगा, फिजिकल या जूम, जो भी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मैंने आपको मना किया पिछले महीने में, उसे मेरी मौत नाराज हूं मैं उसके कारण, मगर फ्यूचर में ऐसा मैं मौका नहीं आने दूंगा। सर मुझे जब भी हमको हमारी जो गेस्ट कोऑर्डिनेशन टीम बताती थी तो मुझे अच्छा लगता था कि आप काम के लिए बिजी हैं और आपका रोड शो चल रहा है, तो वो ज़्यादा ज़रूरी है और ये बहुत अच्छी बात है। यही तो मैंने कहा, ये लर्निंग है कि आप जिस काम को कर रहे हैं उसमें 200% अपना दे रहे हैं आखिरी दिन तक, ये इसकी बड़ी लर्निंग है। सर हमने इस पूरी बातचीत का नाम दिया है सुनील सुब्रमण्यम, न टायर्ड न रिटायर्ड। तो मैं चाहता हूँ सर कि आप अपने इस जो 20, 25, 30 सालों का एक्सपीरियंस है ना, इसमें सर एक किताब लिखिए आप, मज़ा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। अपनी लर्निंग्स को इसी नाम से डाल दीजिए, न टायर्ड न रिटायर्ड। न टायर्ड। थैंक यू, बहुत बढ़िया सजेशन। मैं अगर लिखूंगा तो जरूर क्रेडिट इसका आपको दूंगा। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे दर्शकों की ओर से आपको बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं आपके नए टास्क के लिए, नए एंडेवर के लिए। सरवेंद्र जी, आज का शो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। दर्शकों से माफ़ी मांगते हैं कि आज उनके बहुत सवाल नहीं लिए, क्योंकि उससे बड़ी लर्निंग हमें आज सुनील सर से मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया सर नई जर्नी के लिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद देखिए खिलाड़ी नंबर 1।